चलिए आज का हमारा टॉपिक है जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि थर्मल रेडिएशन क्या होती है। आपने कभी लोहे को गर्म करते हुए तो देखा होगा, मतलब घर में नहीं, मतलब भट्टी वगैरह के अंदर, ताकि ज़रा नज़र आए आपको। जब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो आप देखते हो कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले वो ब्लैकिश सा होता है वैसे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो जाता है, फिर ब्राइटनिंग रेड, जिसको चेरी रेड कह सकते हैं, इस तरह का हो जाता है। इस तरह करते करते वो येलोइश होते होते वाइट की तरफ चला जाता है। ऐसे ही है ना। इसका मतलब ये है कि जब वो उसका टेम्परेचर थोड़ा था उस वक़्त वहाँ से जो हमें रेडिएशन हासिल हो रही थी वो कोई और वेवलेंथ की थी। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वेवलेंथ चेंज हो रही है। कलर चेंज होने का मतलब वेवलेंथ चेंज होना है ना। तो इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से जो इमिशन है रेडिएशन का वो मुख्तलिफ हो जाती हैं। मुख्तलिफ रेडिएशंस मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर ज़्यादा होती हैं। हम इसको इस तरह अगर कह लें कि शुरू में अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता वेवलेंथ कम होती जाएगी। सही कह रहा हूँ। शुरू में अगर रेडिश है तो रेड की वेवलेंथ कम होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो येलोइश की तरफ जा रही है। इसका मतलब वेवलेंथ कम हो रही है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रही है, क्योंकि हमें विजिबल के हिसाब से पता है ना। इनविजिबल जिसमें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट का तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब लोहा पूरी तरह अभी गर्म भी नहीं हुआ होता, हल्का सा उसको टेम्परेचर बढ़ता है, उस वक्त भी तो हमें दूर खड़े हुए थोड़ी सी हीट महसूस होती है ना। इसका मतलब रेडिएशन तो उस वक्त भी आ रही है। अब वो रेडिएशन जो उस वक्त आ रही होंगी वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिशन ही है, क्योंकि वहीं से आ रही है ना। अगर तवे के करीब खड़े हों, तवा भी वो रेड तो नहीं हुआ होता ना, लेकिन हरारत तो हम तक पहुंचती, हमें नज़र नहीं आती। वो रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन रीजन में होती है, यानी उसकी वेवलेंथ रेड से भी ज़्यादा होती है। अब लफ्ज़ इंफ्रा और अल्ट्रा से ज़्यादा और कम में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट का लफ्ज़ जो हम इंफ्रा और अल्ट्रा यूज़ करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस से यूज़ करते हैं। इंफ्रा का मतलब वैसे तो कम होता है, लेकिन वेवलेंथ मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम ही है। खैर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास थर्मल रेडिएशन कुछ इस तरह की है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती जाती है। राइट। अब कोई भी बॉडी कोई रेडिएशन इमिट कर रहा है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो एब्जॉर्ब ना कर रहा हो। हर टेम्परेचर के ऊपर रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो रही होती है और रेडिएशन इमिट भी हो रही होती है। लेकिन फिनोमिना हमें क्या नज़र आ रहा होता है? हमें ये नज़र आ रहा होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर से तो बॉडी लगता है जैसे वो टेम्परेचर रेडिएशन इमिट कर रहा है, और जब टेम्परेचर बॉडी का कम होता है एटमॉस्फेयर से तो वो उससे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आप अगर देखें कि बर्फ़ हम रखते हैं गर्मियों में तो वो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है ना। इसी तरह अगर सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी रख दें तो वो फ़ौरन ठंडा होना शुरू हो जाता है, चाय वगैरह ठंडी हो जाती है क्योंकि उसकी इमिशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो इमिट कर रहा है तो उस दौरान में एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। हम ये कह सकते हैं कि जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है तो जो इमिशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट, हम इसको इन दो लफ्ज़ों से कर लेते हैं कि इमिशन रेट ज़्यादा होती है बॉडी से, एब्जॉर्प्शन रेट कम होती है। यानी जितनी तेज़ी से वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसके मुकाबले में इमिट करने की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर इमिशन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। और इट इज़ ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि ए गुड एब्जॉर्बर इज़ ए गुड इमिटर, का जो अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो इमिटर भी अच्छा ही होगा। जैसे लोहा जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। उसके मुकाबले में अगर आपको पता है कि साग जब पकाते हैं तो कहा जाता है, माइयाँ और बाबे ये कहते हैं कि उसको कच्ची हांडी में पकाओ, ज़्यादा मज़ेदार पकता है।
इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर कच्ची हांडी का कोई ज़्यादा असर आता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें ज़्यादा देर तक वो गर्म भी रहता है और जल्दी ठंडा नहीं होता, जबकि स्टील के बर्तन में वो बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो वो उसको हीट ज़्यादा देर तक और अच्छे तरीके से मिल रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड इमिटर भी होता है। ये सारी बातें हमारी डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन से हैं। अब हम आते हैं ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब काला रंग। आजकल वो मतलब गाने बने हुए हैं ना बाकायदा तौर पे, काला सूट कभी पहना रहे हैं, कभी गोरिया नु परा करो वगैरह वगैरह। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी जो नज़र हमें ब्लैक आए। अब ब्लैक नज़र कैसे आएगा? अब अगर गौर करें, ये ब्राउनिश सा नज़र आ रहा है, ये नहीं, ये तो उसकी वजह क्या है? इस पर लाइट तो वही पड़ रही है जो इस पर पड़ रही है, जो इस पर पड़ रही है, जो इस पर पड़ रही है, जिस पर। ये तीन कलर आपको यहाँ पे ही नज़र आ रहे हैं ना। अब इन तीनों कलर्स में लाइट तो एक जैसी पड़ रही है, लेकिन हमें ये ब्लैक क्यों नज़र आता है, ये रेड क्यों नज़र आता है, ये ब्लू क्यों नज़र आ रहा है? रीज़न इज़ कि जब लाइट इस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर जो इससे रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है वो हमें कलर नज़र आता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होगा हमारी आंखों तक आ रहा है, इसका मतलब बाकी कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। या अब ये कह लें कि ये अगर कोई फंडामेंटल कलर नहीं है तो मिक्सचर ऑफ कलर हमें रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ रहा है जो कि ब्लू बन जाता है, और बाकी कलर इसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी कुछ एब्जॉर्ब हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए। ये हमें रेड नज़र आ रहा है कैप, तो इससे हमें रेड रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, यानी वो फोटोन हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं जिनकी वेवलेंथ रेड के इक्विवेलेंट है। ये हमें ब्लैक नज़र आ रहा है, क्यों? वेरी गुड। इसका मतलब ये विजिबल लाइट सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हमारी आंखों तक कोई भी कलर नज़र नहीं, या कोई भी लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही, तो ये हमारे पास ब्लैक नज़र आता है। तो ब्लैक बॉडी का फिर कॉन्सेप्ट ये हो गया कि वो बॉडी जो एब्जॉर्ब कर सके तमाम रेडिएशन को जो उस पर पहुंचे, यही हुआ ना। अब एक कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता, यानी इस पर जितनी लाइट पड़ रही है वो सिर्फ विजिबल तो नहीं है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक वसी स्पेक्ट्रम है जिसमें वो रेडियो वेव से लेकर गैमा रेज तक वो सारी वेवलेंथ्स आती हैं, और इसमें जो विजिबल लाइट होती है ना वो बहुत ही थोड़ा सा एक पोर्शन है। आप ये समझ लें कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्पेक्ट्रम की बात करूँ कि ये हमारे पास रेडियो वेव्स हैं और ये हमारे पास सपोज कर लें चलें गैमा रेज है, तो इनके दरमियान में जो विजिबल पार्ट होगा वो हो सकता है सिर्फ इतना सा हो। ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है तकरीबन। बालों का हम उसको 350 से 750 तक भी ले जाते हैं, लेकिन तकरीबन ये इसी रेंज में कमोबेश होता है। अब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर यानी सिर्फ 300 नैनोमीटर की विंडो है जिसमें लाइट्स हमें नज़र आ रही होती हैं, यानी हमारी जो आँख है सिर्फ उनको डिटेक्ट कर सकती है। इट मीन्स कि बाकी रेडिएशन ये किलोमीटर्स में होती है, ये एंगस्ट्रम में आती है, यानी 10 की ताकत नफी 10 मीटर की रेंज में होती है या इससे भी छोटी, और ये किलोमीटर्स में होती है। तो इतना वसी स्पेक्ट्रम है जिसमें से सिर्फ 300 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर की विंडो है जो हमें विजिबल है। इसका मतलब ये है कि हम तो ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ विजिबल के हिसाब से कर रहे हैं ना। जैसे इसने ब्लैक जैकेट पहन ली है, हालांकि मैरून पहन के आनी थी, है ना। हाँ, आइंदा से पहन के आइएगा। तो अब ऐसी सूरत में हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा जितनी भी रेडिएशन है वो भी तो इमिट और एब्जॉर्ब हो रही होंगी ना। हम ये कहेंगे कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, कि जो तमाम किस्म की रेडिएशन जो उस पर पड़े उसको
एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी का नाम देंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी जिसको हम कह सकते हैं। और रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई भी बॉडी मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम फिर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि बनाते हैं जी कोई ऐसा बॉडी इस तरह बनाए कि वो तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। अब इसमें कलर ब्लैक की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हम ब्लैक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज नो रेडिएशन विल इमिट, तो हमें ब्लैक नज़र आएगा। हम उसको कुछ इस तरह का बना लेते हैं कि हमारे पास एक कैविटी ड्रिल कर लेते हैं एक ब्लॉक के अंदर। अब इसको अंदर से ये इर्रेगुलर कैविटी है, हमने एक इर्रेगुलर कैविटी ड्रिल कर ली एक ब्लॉक के अंदर। वो अभी समझ आ जाएगी इर्रेगुलर हमने क्यों की, बिल्कुल गोल क्यों नहीं कर ली या बिल्कुल स्मूथ करके क्यों नहीं की। और इसकी इनर सरफेस को ब्लैक सूट के साथ कालक मल दी इसके अंदर। वो नहीं जो ख़ानदान या घर वालों बड़ों के चेहरों पे मल देते हैं आप लोग। अब अगर हमने इसको अंदर से ब्लैक कर दिया तो उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एब्जॉर्ब तो करता है ना, टोटली एब्जॉर्ब ना भी करे, मैक्सिमम तो कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अंदर से ब्लैक भी हो जाए और यहाँ से कोई रेडिएशन इसमें एंटर हो, फ़र्ज़ करें कि ये रेडिएशन इसमें एंटर हुई, चूँकि होल बहुत बारीक है तो रेडिएशन जब इसमें एंटर होगी तो वो यहाँ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ आई, इसका कुछ हिस्सा यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हिस्सा यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। कुछ इसी तरह करता रहेगा ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडिएशन अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती जा रही है। बहुत कम चांस होगा कि वो यहाँ से आए और इधर से निकल जाए। चांस जितना सुराख बारीक होगा लाजमी तौर पे उतने चांसेस कम होंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो गई एक दफ़ा तो वो बाहर नहीं आ रही। तो जितनी रेडिएशन भी उसमें दाखिल होती जाएगी वो एब्जॉर्ब ही अल्टीमेटली होती जाएगी। बहुत ही निगलिजिबल मिकदार में ऐसी एमिशन होगी, जो रेडिएशन होगी जो उस पर पड़ने के बाद बाहर निकल आए। तो ये एक तरह का जिसको हम ब्लैक बॉडी का नाम दे सकते हैं। ब्लैक होल का नाम भी सुना हुआ है ना, उसका नाम भी ब्लैक होल इसीलिए रखा जाता है कि उसके अंदर जो चीज़ भी जाती है उसको अपनी तरफ खींच लेती है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ से ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, लेकिन अगर हम इसको हीटअप करें तो ये इमिट करना शुरू करेगी। अब इसका जो वो होल होगा वो ग्लो करना शुरू कर देगा। अब वो जो ग्लो करेगा उसकी रेडिएशन हम डिटेक्ट करते जाएं डिटेक्टर की मदद से, तो फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो इमिशन हो रही है रेडिएशन की उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है। हम अगर इसको डिटेक्टर के साथ यही फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फर्नेस या ये ब्लैक बॉडी है, इससे जो इमिशन हो रही है इसको हम डाल रहे हैं एक चलें प्रिज्म के ऊपर। अब प्रिज्म क्या करता है? स्प्लिट कर देता है अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ। जब यहाँ से ये इस तरफ जाएंगी तो लाजमी तौर पे जितनी किस्म की इसमें वेवलेंथ होगी उतने हिस्सों में वो तकसीम कर देगा। ये प्रिज्म सिंबॉलिकली हमने रखा है, लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं तो उस सूरत में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर का काम ये होता है कि वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी को नोट कर सकता है, यानी नंबर ऑफ़ फोटोन को काउंट कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में नंबर ऑफ़ फोटोन को हम इंटेंसिटी के रेफरेंस से बात करेंगे। तो यहाँ से हम अगर इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इसकी रेडिएशन का ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। मतलब ये कि ये हमारे पास वेवलेंथ है और ये इंटेंसिटी है। वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं
कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है इंटेंसिटी ऑफ दी लाइट या सिग्नल बढ़ता जा रहा है। अब इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ये इस तरह बढ़ रहा है, बड़ी नॉर्मल सी बात थी, क्लासिकल फिज़िक्स भी यही कहती है, बढ़ता रहे, हमें क्या एतराज़ हो सकता है, मतलब उसको कंटिन्यूस पैटर्न में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक ख़ास स्टेज पर इस वेवलेंथ के ऊपर, जिसका नाम लैम्डा मैक्स रख देते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, मैं अभी इसको बताता हूँ क्या है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है क्योंकि इससे आगे भी तो वेवलेंथ है ना। लैम्डा मैक्स के आगे जब जैसे ही वेवलेंथ का ऑब्जर्वेशन होती है तो वो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। ये बड़ा एक मसला था जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये कैसे हो सकता है कि पहले अगर बढ़ रही है तो बाद में कम होना क्यों शुरू हो गई। बात समझ आ रही ना। तो ये वो पहला फिनोमिना था जहाँ पे आके क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जितनी भी थ्योरीज थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये बढ़ते बढ़ते अचानक इसको क्या दौरा पड़ा कि ये कम होना शुरू हो गई। और अल्टीमेटली हर वेवलेंथ की मुख्तलिफ हमारे पास इंटेंसिटी है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है ये सिंगल वेवलेंथ नहीं है, बल्कि ये कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ है। और इसमें कुछ ऐसी वेवलेंथ है जिनकी इंटेंसिटी कम है, और एक कम अज़ कम एक ऐसी वेवलेंथ भी है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और ये वो वेवलेंथ को हमने लैम्डा मैक्स कहा है। यानी लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, बल्कि लैम्डा मैक्स का मतलब है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी वो वेवलेंथ जिसके अगेंस्ट इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम हासिल हो रही है उसको हम लैम्डा मैक्स का नाम दे रहे हैं। तो समझ आई है। तो ये याद रखना है कि इसको फौरी तौर पे आपने मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं कहना। क्या कहेंगे? वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड दी लैम्डा मैक्स। तो यहाँ से ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम ये थर्मल रेडिएशन का ग्राफ बनाए ना तो वो भी ऐसे ही बनता है। तो इस वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बाज़ औक़ात हम थर्मल रेडिएशन का नाम भी दे देते हैं। और दूसरी इसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। जैसे वो थर्मल रेडिएशन में हमने देखा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट से क्या मुराद है कि मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो उस सूरत में जो ग्राफ हासिल होता है वो कुछ इस तरह का हासिल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ में कुछ इस तरह की चेंज आ जाती है कि ये जो लैम्डा मैक्स है वो टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ शिफ्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम करें तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाता है। तो यहां पे लैम्डा मैक्स ग्रेटर होता है। अब यहां पे हमें दो तीन चीज़ें, इस तीन ग्राफों से दो तीन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। पहला कि टेम्परेचर बढ़ने से ये पीक की हाइट बढ़ती जा रही है। सेम बॉडी है, बाकी पैरामीटर सेम है, सिर्फ हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर के बढ़ने से ये पीक बढ़ती जा रही है, एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर के बढ़ने से वेवलेंथ जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती जा रही है। यानी यहाँ पे सपोज कर लें कि 600 नैनोमीटर है, ये 500 नैनोमीटर है, ये 400 नैनोमीटर है। इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं वो जो कलर हमें नज़र आ रहा है वो चेंज हो रहा है ना। अब वो कलर चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सारे के सारे फोटोन उस कलर के हैं, बल्कि क्या होगा कि डोमिनेंट नंबर ऑफ फोटोन वो जिस कलर के होंगे वो स्मॉलर वेवलेंथ के होते जाएंगे। यानी यहाँ पे सपोज कर लें कि अगर वो रेड कलर के फोटोन थे जो डोमिनेट कर रहे थे तो यहाँ तक आते आते वो येलो कलर के फोटोन हो गए जो डोमिनेट कर रहे हैं। आप इसको नंबर की सूरत में ले लें तो जब रेड हमें नज़र आ रहा है ना उस वक्त येलो कलर भी मौजूद है वहाँ पे, उस वक्त ब्लू कलर भी वहाँ पे है,
लेकिन उनके नंबर ऑफ फोटोन इतने कम हैं कि हमें वाज़े तौर पे जो नज़र आ रहा है वो येलोइश नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो वैसे वैसे उसका जो उसको क्या कहेंगे डोमिनेंसी है, दूसरे फोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, पहले फोटॉन की तादाद कम होती जा रही है, तो हमें कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, इसके अंदर इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। इस रेड के नीचे एरिया सबसे कम है, उसके बाद इसमें एरिया उससे ज़्यादा है, इसमें इससे ज़्यादा एरिया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एरिया अंडर द कर्व बढ़ रही है, और एरिया अंडर द कर्व बेसिकली एनर्जी पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको एक्यूमुलेट कर लें तो हमारे पास टोटल रेडिएशन आ जाती है, यानी टोटल जो एनर्जी रेडिएट हो रही होगी वो हमें यहाँ से मिल जाती है। ये बात समझ आ गई? तो तीन चीज़ें इसमें हमें सामने आती हैं। अब इसमें कुछ लॉज की बात कर लेते हैं। दिस कर्व रिवील्स द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब इन कर्व से हमें कौन कौन से फैक्ट्स सामने आते हैं। नंबर 1, एट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी। किसी भी कर्व में देखें कि इस वेवलेंथ के फोटोन की तादाद ज़्यादा है, इसके कम है, इससे कम है, इससे कम है, इसके बाद इस तरफ आते हैं तो वो फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी या एनर्जी एक जैसी इमिट नहीं हो रही, या दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी हर वेवलेंथ के अगेंस्ट एक जैसी नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। दूसरा, एट ए गिवन टेम्परेचर T द इमिटेड एनर्जी हैज़ maximum value for a certain wavelength lambda max and the product lambda max into T remains constant। इसका मतलब ये lambda max into T is equal to constant होता है। इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो lambda max स्मॉल होगा, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है lambda max will shift towards the shorter wavelength। उसके बाद जी बेटे पूछ रहे नहीं, टेम्परेचर चेंज होने से lambda max चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, lambda max डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ओके जी। द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज नोन एज Wien's constant is 2.9 into 10 to the power -3। आगे m के लिखा हुआ है, m के क्या मिली केल्विन होगा, मीटर केल्विन होगा, क्योंकि लैम्डा के यूनिट मीटर है, t के यूनिट केल्विन है, तो ये मीटर केल्विन। गौर करें इस m और k के दरमियान में स्पेस है, और अगर स्पेस ना हो तो फिर मिली केल्विन पढ़ने की गलती की जा सकती है। तो आप लोगों ने भी लिखते हुए ये ज़हन में रखना है कि m और k के दरमियान स्पेस देनी है। ओके जी, दिस इक्वेशन मीन्स दैट t इंक्रीज लैम्डा मैक्स शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ। उसके बाद तीसरा है हमारे पास इसमें, फॉर ऑल वेवलेंथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर काजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी इमिशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हर वेवलेंथ के लिए एनर्जी भी बढ़ जाएगी। गौर करें, इस लाइन को ले लेते हैं, इस लाइन को अगर मैं ऊपर तक लेके जाऊं, एक खास टेम्परेचर पर ये थी कर्व, तो इसका मतलब इस वेवलेंथ के लिए ये इसकी एनर्जी या इंटेंसिटी थी। टेम्परेचर बढ़ा तो ये इंटेंसिटी हो गई, टेम्परेचर बढ़ा तो ये इंटेंसिटी हो गई। तो इसका मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो हर वेवलेंथ के अगेंस्ट एनर्जी भी या इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। अच्छा जी, द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड एट द पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू विद पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी डिक्रीजेज। अच्छा, इसमें जो बात की है, अब एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर बात कर लेते हैं। एक ख़ास टेम्परेचर पर फ़र्ज़ करें कि यही टेम्परेचर है जो मैंने डॉट लिखा है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है,
यानी करस्पॉन्डिंग एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ पर आके ख़ास वेवलेंथ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसके बाद क्या होगा, फिर नंबर ऑफ फोटोन कम होना शुरू हो गए, इंटेंसिटी कम होना शुरू हो गई। द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ओवर ऑल वेवलेंथ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी रेडिएटेड एनर्जी पर सेकेंड, रेडिएटेड एनर्जी पर सेकेंड होती है पावर पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया। तो पावर पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, या आप अगर पूरा कहना चाहें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो इसके नीचे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ओवर ऑल द वेवलेंथ्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में अकोमुलेटिव पावर डिसिपेशन है पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी की बात हो रही है, इस एरिया की बात नहीं हो रही। यानी इस कर्व के नीचे जो एरिया है, अगर सरफेस एरिया, ये हमारे पास पूरा बोर्ड एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो इसका पूरे का सरफेस एरिया की बात हो रही है। इस कर्व के नीचे जो टोटल एरिया है दैट इज इक्वल टू पावर यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय दिस एरिया, टोटल एरिया। तो ये हमारे पास इसके नीचे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा कर्व के नीचे। इट इज़ फाउंड दैट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर T। यानी ये हमारे पास जो, अगर मैं इसको E कह दूं, E एनर्जी नहीं है, याद रखना है, क्या है ये, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, और अल्टीमेटली इक्वल में बदलना हो तो T to the power 4. This constant is known as Boltzmann, Stefan Boltzmann constant. क्या कहलाएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और या स्टीफन कांस्टेंट ही कहते हैं इसको, विच इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन टू द पावर 4। समझ आ गई। एंड द अबव इक्वेशन इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहेंगे। तो ये दोनों लॉज, ये और ये न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक लेकिन इसने बात तो नहीं आना जो भी था। ओके जी, टाइम क्या हो गया, 25 मिनट हो गए, 5 मिनट बस, काम भी 5 मिनट का ही है। अब अगर वो फ़ोन ना दोबारा करे तो। ओके जी, अब क्लासिकल फिजिक्स इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने से कासिर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आके फेल हो जाती हैं, रेडिएशन थ्योरी फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो उनको ये समझ नहीं आती कि ये बाद में कम होना क्यों शुरू हो जाती है। दो साइंटिस्ट थे, एक रेले और जीन्स ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने जब इसको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कर्व है, बस भाई ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। अब जब रेले और जीन्स ने क्लासिकल थ्योरीज की बेस पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उन्होंने ये हिस्सा देखा कि ऐसे उनकी कर्व बनी, यानी कर्व कुछ इस तरह की बन रही थी जो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो सही थी, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वो ठीक नहीं थी। इसके अलावा वाइज ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये देखा कि ये कर्व कुछ इस तरीके से ट्रेस आउट करती है। वो शॉर्टर वेवलेंथ को तो ट्रेस सही कर रही थी, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ पर जाके फिर फेल हो जाती थी, मुड़ती नहीं थी। दूसरे लफ्ज़ों में कर्व जिस तरफ चल पड़ी वो उधर ही जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेले जीन्स ने की एक्सप्लेनेशन और ये वाइन्स की एक्सप्लेनेशन दोनों में कोई गड़बड़ थी, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल थ्योरीज इस्तेमाल की थी। फिर प्लैंक्स ने एक नया आइडिया दिया, उसने कहा कि हर ब्लैक बॉडी का हर एटम एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ऑसिलेटर, जिस तरह आप वो सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेटर कहते हैं ना, ऑसिलेटर की तरह काम कर रहा है, और उस ऑसिलेशन के दौरान वो डिस्क्रीट पैकेट्स की सूरत में एनर्जी रेडिएट कर सकता है।
अगर उसको फर्दर एक्सटेंड करते तो हम ये कहते कि वो एब्जॉर्प्शन और इमिशन डिस्क्रीट रेडिएशन की सूरत में होती, और उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया क्वांटा का, क्वांटा ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। अब उसने क्वांटा ऑफ एनर्जी के बारे में ये कहा कि ये हमारे पास पैकेट ऑफ एनर्जी है जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ की सूरत में इमिट होता है। अब यहाँ तक जितनी भी क्लासिकल थ्योरी थी वो कंटिन्यूस फैशन में इमिशन को ज़ाहिर कर रहे थे, क्योंकि उसको वेव के तौर पे लेते थे। लेकिन ये एनर्जी पैकेट का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि हर पैकेट की अलग-अलग एनर्जी हो सकती है, जो कि एच न्यू या एच एफ, बाज़ जगहों पे एफ लिख देते हैं, बाज़ जगहों पे न्यू लिख देते हैं, वे एफ और न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। उसने कहा कि हर पैकेट की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी इज़ रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो एच सी ओवर लैम्डा के साथ हम उसको वेवलेंथ की सूरत में भी बयान कर सकते हैं एनर्जी को। तो इस तरीके से उसने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इस क्वांटा की इंट्रोडक्शन की वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक्सप्लेनेशन पे नहीं, क्वांटा का कॉन्सेप्ट देने से उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। इस क्वांटम थ्योरी, ये एक तरह का स्टार्ट था क्वांटम थ्योरी का, जिसको हम आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स और बाकी जगहों पे अप्लाई करते हैं। तो ये मॉडर्न फिज़िक्स की एक पहली ईंट रखी गई दूसरे लफ्ज़ों में, जहाँ से फिर मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ हुआ, क्योंकि इस तरह क्वांटाज का कॉन्सेप्ट क्लासिकल फ़िज़िक्स में नहीं है। तो यहाँ से फिर उसको, और जब इसकी थ्योरीज़ के मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो फिर देखा गया कि ये कर्व बिल्कुल वैसे ही बन जाती है जैसे यहाँ पे शो हो रही है। तो इस सूरत में हम इसको कह सकते हैं कि प्लैंक्स इज़ द पर्सन विच डिस्कवर द क्वांटम थ्योरी, और विच स्टार्टेड इनिशिएटेड द क्वांटम थ्योरी, विच वाज अल्टीमेटली एबल टू एक्सप्लेन दिस कर्व, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर सकी। तो ये हमारे पास उसका कारनामा था जिससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन भी किया जा सका। और फिर आइंस्टाइन ने इस क्वांटम को फोटोन का नाम दे के आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जी बेटे, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? बंद कर देना।